जी, जी, मैं स्टार्ट आवाज कर आ रही है? जी, जी, आवाज आ आ रही है। रही है मेरी? आ हाँ रही है आपकी जी। आवाज़। जी, मैं ओके जी। लाइव इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका है। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ उस पाक परवरदिगार के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है और हम सब उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी में बढ़ रहे होंगे, तरक्की कर रहे होंगे और अपना और अपने से जुड़े लोगों का ख़्याल रख रहे होंगे, नई चीज़ें सीख रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि स्ट्रीम यार्ड के प्लेटफ़ॉर्म से जब भी मैं लाइव होता हूँ, तो हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद होते हैं, जिनसे हम सीख सकते हैं, जिन्हें हमें सुनकर हमारे नॉलेज में, एक्सपीरियंस पे इज़ाफ़ा होता है। तो इसी मकसद को आगे बढ़ाते हुए आज भी हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है, वो इंडिया हमारे हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया से सिख कम्युनिटी से ताल्लुक रखती हैं। तो माशाल्लाह 6 बुक्स वो लिख चुकी हैं, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी पे कमांड हासिल है। तो आज उनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे, उनका एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। तो उन्हें ज़्यादा वेट नहीं कराएँगे और अपने शो में खुशामदीद कहते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं एनिमेश्वर कौर। जी हेलो आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, वाहेगुरु का शुक्र है। बहुत खूब। अच्छा गुज़ारिश ये है कि अपना सबसे पहले अपना तारुफ़ करा दीजिए ताकि जो देखने वाले हैं, आपको बेहतर से जान पाएँ। हाँ जी, मैं अनिमेश्वर कौर दिल्ली की रहने वाली हूँ और गुरदासपुर में मेरी एजुकेशन हुई, ग्रेजुएशन। और इसके बाद मैं अलग-अलग जगह पे मैंने नौकरियां भी करी, स्टेनोग्राफर की भी करी और भी। और मैं फेसबुक पे इंटरव्यू लेती हूँ और क्या बताऊँ मैं। मेरे 2 बेटे हैं और दोनों मैरिड हैं और हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। जी, बहुत खूब। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपके बचपन की जो अ, स्टडी है वो आपने स्टडी किस तरह हासिल की? आप अपनी पढ़ाई में कैसी थीं? टैलेंटेड थीं या नॉर्मल बच्चों की तरह थीं या कैसे आपने स्टडी में कैसे थी? अपनी स्टडी के बारे में बताइए, अपने बचपन के बारे में बताइए, हमसे स्टोरी शेयर कीजिए प्लीज़। हाँ जी, मेरा बचपन शिमला और दिल्ली में बीता और मैं स्कूलिंग भी मेरी दिल्ली में हुई और थोड़ी अमृतसर में। मैट्रिकुलेशन अमृतसर और क्या कहते हैं कॉलेज लाइफ गुरदासपुर में। वहां से मेरी मैं अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट, पोएटिक रेसिटेशन, डिबेट, सिम्पोजियम, इनमें पार्टिसिपेट करती थी। और बैडमिंटन की मैं डबल में बहुत अच्छी गेम गेम खेलती थी बैडमिंटन की और मुझे सेकंड पोजीशन भी आई मेरी उसमें। बस यही मेरी जिंदगी के कुछ लम्हे जो आपसे शेयर कर दिए। जी, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा नाज़रीन आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताता चलूँ कि माशाल्लाह इनकी एज 71 इयर्स है और इनका एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत अहम है क्योंकि बहुत ये इनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है अपनी लाइफ़ का। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, इनका एक्सपीरियंस हमारे लिए हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। अच्छा एनिमेश्वर कौर, आप बैडमिंटन अच्छा खेलती थी। इसके अलावा आप कौन-सी स्पोर्ट्स को पसंद करती हैं और आप क्रिकेट को या किसी और स्पोर्ट को पसंद करती हैं? हाँ जी, एथलेटिक्स में भी मैं बहुत अच्छी थी, रेसिंग में। और जेवलिन थ्रो, जिसको नेजा फेंकना होता है, उसको जेवलिन थ्रो, उसमें भी अच्छी थी मैं। और मुझे हॉकी अच्छी लगती है।
क्योंकि ये फास्ट गेम है और बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग होती है। क्रिकेट थोड़ी स्लो है, वो मैं इतना नहीं पसंद करती, देख लेती हूँ, लेकिन हॉकी मेरी फेवरेट है। और जैसे टेनिस, लॉन टेनिस, इसके भी होते हो कहीं मैच तो देख लेती हूँ। ठीक है, बहुत खूब। अच्छा एनिमेश्वर कौर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि मुझे ये बताइए, कभी आप पाकिस्तान आई हैं? कभी आपका पाकिस्तान आने का एक्सपीरियंस हुआ है? और अगर आई हैं तो हाँ कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? हाँ जी, आई थी मैं 2004 में। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, वो अभी भी यादें मेरी जहन में है। काफी अच्छे थे, लोग भी अच्छे थे, और वो सब पंजाबी बोलते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है। बहुत खूब। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री का विजिट भी करने का आपको एक्सपीरियंस हुआ है? अगर हुआ है तो पाकिस्तान जैसे लोग कहीं और भी मिले हैं आपको? हाँ जी, इटली में गई थी मैं, रोम में, और काफी शहरों में गई इटली के। और उसके बाद मैं लंदन भी गई हूँ, साउथहैम्पटन गई हूँ। मुझे काफी अच्छा लगा। जो पंजाबी थे वहां पे ये नहीं पता चलता ये कौन है कौन नहीं, लेकिन सब पंजाबी बोलने वाले एक जैसे होते हैं। जी, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप माशाल्लाह 6 बुक्स लिख चुकी हैं, तो आपने हाँ ये जी। 6 बुक्स किस टॉपिक पे या कौन सी बुक्स लिखी हैं, किस टॉपिक पे लिखी हैं और क्यों लिखी हैं, इसकी वजह क्या थी? इस बारे में हमें बताइएगा प्लीज। हाँ जी, जस्ट अ मिनट, मैं किताबें ले मंगाती। अभी रो किताबा पकड़ाई। मैंने 6 किताबें लिखी, 4 बच्चों की और 2 एक मिनी स्टोरीज। ये है, ये मिनी स्टोरी बुक है। और ये लिखी ओ बुढ़ी ओल्ड लेडी, ये मेरी शॉर्ट स्टोरीज बुक है। नाइस, नाइस, नाइस। और मुझे लिखना तो मैंने काफी देर बाद बुक छपाई है, लेकिन पहले भी मैं लिटरेरी फॉर्म में जाती रहती थी, अटेंड करती थी, कहानियां पढ़ती थी अपनी। और बच्चों की मैंने 4 बुक्स लिखी। उन बच्चों को क्रिएटिविटी का बताया गया है कि कोई भी जो पुरानी चीजें होती है उनका इस्तेमाल कैसे करना है, चाहे गिफ्ट के रूप में उसको मॉडिफाई कर लो, ऐसे। और एक लिखी मैंने बच्चों के एनिमल्स वगैरह के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में, कि वो उनका लाइफस्टाइल क्या है, लाइफ स्पैन क्या है, वो लिखी मैंने। और लिखी मैंने नॉलेज देने वाली, जैसे मेरे स्कूल की लाइब्रेरी, बच्चों को पढ़ने के लिए इनकरेज किया उस स्कूल लाइब्रेरी में। महीनों के दिन स्टोरीज के रूप में मैंने छोटे बच्चों के लिए, प्राइमरी के बच्चों के लिए। मेरी बुक्स जो है ना, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में भी उनके मैगजीन में छपती रही हैं कहानियां मेरी। फिर मैंने उनको बुक की शेप दे दी, मिडिल के बच्चों के लिए भी और प्राइमरी के बच्चों के लिए भी। और मैंने बुक की शेप तो तब दी जब मेरे को पैरालिटिक अटैक हो चुका था। 18 साल हो गए मेरे को पैरालिसिस हुए, और मैं फिर भी पॉजिटिव एटीट्यूड है लाइफ के लिए, कोई घबराती नहीं हूँ मैं किसी से, किसी बात से।
पॉजिटिव एटीट्यूड रखती हूँ और अपने काम में बिजी रहती हूँ। जबरदस्त, वेरी नाइस, बहुत इम्प्रेसिव आपकी स्टोरी है और इंस्पायरिंग ये सुनने को हमें मिला है। आपने माशाल्लाह 6 बुक्स लिखी हैं। अच्छा, मुझे आपने अपनी लाइफ से, अपनी लाइफ जर्नी से क्या सीखा है? अब जो टीनेजर्स हैं उनको, जो टीनेजर्स हैं, जो यंग यूथ है, उनको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगी अपनी लाइफ को, अपना लाइफ को अच्छे से गुजारने के लिए? अपना जो लाइफ में किसी ना किसी, हर बंदे ने किसी ना कोई अपनी लाइफ में गोल रखा होता है, तो गोल अचीव करने के लिए आप क्या एडवाइस करेंगी कि इस तरह अगर काम किया जाए या इस नसीहत पर अमल किया जाए तो गोल आपका हासिल करना, अचीव करना आसान हो जाएगा? हाँ जी, जो टीनेजर है आजकल के बहुत स्मार्ट है। हमारा टाइम और उनके टाइम में बहुत डिफरेंस है। हम तो बचपन में जो गेम्स खेलने गलियों में जो खेलते हैं वो आजकल के बच्चे नहीं खेल सकते, क्योंकि उनके पास मोबाइल है और इंटरनेट है, कंप्यूटर है, उसपे वो गेम खेलते हैं। लेकिन मैं कहूंगी गेम ना खेलें, अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें। इसकी बजाय कोई क्वेस्ट फॉर नॉलेज कि कुछ ना कुछ सीखते रहें, कहीं जहां से भी उनको नॉलेज मिले उसको ले, बड़ों के एक्सपीरियंस से सीखे, बड़ों की रिस्पेक्ट करें। जो उनके बड़े बुजुर्ग है घरों में, उनकी जिंदगी के बारे में उनसे बातें करें, अपनी बातें शेयर करें, कोई बात बड़ों से छुपाए नहीं, बेझिझक उनसे निडर होके बातें करें और एक एम बना लें कि हमने लाइफ में कुछ बनना है। उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई के साथ साथ वो उस गोल को भी अचीव करने के लिए तैयारी करते रहे। जी, बहुत खूब। अच्छा, मुझे अनिमेश्वर कौर ये बताइए कि आपके वालिदैन ने आपको कौन सी 3 नसीहतें की थी अपनी लाइफ को बेहतर से गुजारने के लिए? कुछ इस बारे में आप हमें गाइड करेंगे? देखिए, मेरे फादर जो थे, मैं 6-7 साल की थी जब वो इंग्लैंड चले गए और वहां पे उनकी ब्रेन हेमरेज से डेथ हो गई। तो वो हमें चिट्ठियां लिखते थे और हमें सिखाते थे कि कोई दुख सुख होता है, भगवान के ऊपर, गुरु जी के ऊपर भरोसा रखो, यकीन रखो, वो आपको वो सब कुछ देंगे जो आपको जिंदगी में चाहिए। सिर्फ उनके ऊपर यकीन रखो, हैव फेथ इन गॉड, और कभी भी घबराओ नहीं जिंदगी में। हंसते खेलते रास्ते कट जाए, रास्ते ऐसे करो, ये नहीं कोई मुसीबत आन पड़ी उसको लेके बैठ गए, नहीं, उससे तुम मुकाबला करो कि उसको आपके ऊपर हावी नहीं होने दो कोई मुसीबत जो है। खूब अपने हौसले बुलंद रखो और कुछ ना कुछ करते रहो। हमारे फादर ने हमें लड़कों की तरह रखा था। हम 4 बहनें थी और 2 भाई। वो कहते थे ये भी मेरे बेटे हैं, बेटियां बेटों के बराबर है। उनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखा उन्होंने। और हम बहुत सारे काम करते थे छोटी उम्र में जो आजकल बच्चे भी नहीं करते होंगे। और खेलने भी बड़े अच्छे, गेम्स अच्छी लेके देते थे। जैसे मेरे भाई को प्रोजेक्टर लेके दिया, उससे वो फिल्में दिखाता था, मूवीज। और हमारी घर की सीढ़ियां जो होती थी वो उसकी गैलरी बन जाती थी और उसपे वो पर्दा टांग के, चादर का पर्दा बना के, प्रोजेक्टर चला के मूवीज दिखाता था।
और हम सारे बच्चे बैठ के देखते थे, और उसने अपने नाम की स्टैंप बनाई हुई थी, उसपे उसका नाम लिखा हुआ था। जिसके पास वो स्टैंप होती थी उसको अंदर आने देते थे मूवी देखने के लिए। बिल्कुल जैसे मूवी थिएटर होता है ना, टिकट वाला खड़ा होता है, टिकटें देखता तो अंदर जाने ही देते, ऐसे ही मेरी एक बहन खड़ी होती थी वहां पे, और सब बच्चों को पहले टिकटें बांट के आते थे, फिर वो शाम को आते हैं सारे बच्चे, फिर मेरा भाई दिखाता था। ऐसे अच्छे अच्छे जिंदगी के दिन थे हमारे। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि मुझे ये बताइए, आप क्या समझती हैं कि आप कभी आपके ज़हन में ये ख्याल आया है कि काश हमारे दौर में जब हम छोटे होते थे, बच्चे हमारा पढ़ने-लिखने का दौर होता था, तब ये टेक्नोलॉजी और इतनी सहूलियात होती, तो हम बहुत ज़्यादा तरक्की करते, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते। आपने कभी इस बारे में सोचा है? नहीं, मैं रिग्रेट नहीं करती। हर जिंदगी के हर जो आज वक्त है, जो आज की जनरेशन है, हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन के लिए और भी डेवलपमेंट हो गई हो, प्रोग्रेस हो गई हो, रिग्रेट करना नहीं है। मैंने नहीं रिग्रेट किया कि हमारे टाइम में ये नहीं था, वो नहीं था। मैं खुश होती हूँ, हम लोग आपस में मिल बैठते थे, हंसते खेलते थे। आजकल तो बच्चे, ऐसा टाइम बहुत कम है, बहुत कम बच्चे हैं जो ऐसे होते हैं, बड़े बुजुर्गों के पास बैठते हैं, उनसे भी कुछ सीखते हैं। इसलिए मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। ठीक है। अच्छा, आपने लास्ट में इस बात पे तवज्जो दिलाया कि बुजुर्गों के सामने बैठकर उनकी बातें सुननी चाहिए, उनका एक्सपीरियंस लेना चाहिए, उनका नॉलेज हासिल करना चाहिए, ताकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल आपने बहुत ही वैलिड बात की है कि आज कल के नौजवान हैं, जो चाहे जो बच्चे हैं या यूथ है, वो जाके जो ही प्रॉब्लम आता है वो जाके गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करते हैं। तो क्या ही बेहतरीन होगा अगर उनके दादा या दादी वगैरह जो बड़े हैं, उनसे जाके अगर इस बारे में नॉलेज हासिल करें, इस उस बारे में पूछें कि ये काम ऐसे कैसे होना चाहिए, कैसे होगा, इस मसले को कैसे सॉल्व करना चाहिए, तो क्या ही बेहतरीन होगा। इस बारे में आप क्या राय रखती हैं? जी बिल्कुल, मैं नहीं कहती बच्चे गूगल ना सर्च करें, यूट्यूब ना देखें, कुछ भी ना, नहीं नहीं, हर चीज का वक्त होता है। जब उनके पास, जैसे स्कूल से है बच्चा, अपने दादा दादी को, उनको अपने स्कूल की बातें सुनाए, अच्छा लगता है, शेयर करें। और कोई प्रॉब्लम आ गई, उसको अंदर ही अंदर लेके नहीं बैठ जाए, बिल्कुल उनसे अपने दोस्तों की तरह शेयर करें। जैसे बच्चे यंग एज में होते हैं, उनके भटकने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो उनको गाइड कर सकते हैं बड़े बुजुर्ग। टेक्निकली वो नहीं कुछ कर पाते बुजुर्ग, लेकिन उनकी जो सेहत के लिए, उनको मॉरल वैल्यूज, जिंदगी के तजर्बे बता के उनको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। क्योंकि आजकल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हो गया है, हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है कि जल्दी से जल्दी हम किसी तरीके माला माल हो जाए, जबकि ऐसा बहुत मुश्किल है। स्टेप बाय स्टेप जिंदगी में आगे बढ़ो और तुम कामयाब होवोगे। एक टारगेट बना लो, मैंने यहाँ तक पहुंचना है, ये काम करना है, उसके अकॉर्डिंग जिंदगी अपनी खुशनुमा बना के चलो, चिंता नहीं करनी, फिक्र नहीं करना। बहुत खूब, बिल्कुल आपने ठीक बात की है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान और इंडिया के सियासी जो ताल्लुकात हैं वगैरह, जो फौजी ताल्लुकात हैं, वो ठीक नहीं रहते।
अगर क्या ही अच्छा हो जाए अगर दोनों मुल्क साथ मिलकर दोस्ती इनकी हो जाए और दोनों हर काम में एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे भाई बन के आगे बढ़ें, तो पाकिस्तान और इंडिया अगर दोनों मिलकर काम करें तो आप क्या समझती हैं कि ये पूरे खित्ते पर, ना ही सिर्फ एशिया पर बल्कि पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं? क्या ये सही है? और इस लड़ाई को जिद और लड़ाई की वजह से पाकिस्तान और इंडिया दोनों बहुत पीछे रह गए हैं। तो अगर ये लड़ाई खत्म हो जाए तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों बहुत आगे जा सकते हैं। क्या ख्याल, ये मैं सही कह रहा हूँ? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? ये बात किसी हद तक सही है, लेकिन मैं ज्यादा पॉलिटिकल बातें नहीं करती, क्योंकि हम आपस में तो सब मिल रहे हैं। फिर हमारे कहने ना कहने से तो कुछ नहीं होगा ना। सुनवाई कब होगी किसकी? बेटर है कि आपस में जैसे अब मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ऐसे ही चलते जाए तो ठीक है। और मैं आशा करती हूँ कि एक दिन आएगा, सब इकट्ठे हो जाएंगे और मिलजुल के काम करेंगे। ट्रेड का भी जैसे पहले होता था कि वहां से इधर आए ट्रेड करने, जो इधर का सामान है उधर जाए आपस में। और करतारपुर कॉरिडोर खुलने से तो बहुत फर्क पड़ा है। सब मिल जुल सकते हैं, कोई मिलने की मनाही नहीं है किसी को। जी बिल्कुल ठीक बात की। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप इधर गुरु नानक की मजार पर आते हैं, उनकी अपनी रसूमात, जो मजहबी रसूमात अदा करने के लिए, तो इमरान खान हमारे जो लीडर हैं पाकिस्तान के, बल्कि मैं समझता हूँ कि पूरी वर्ल्ड के पॉपुलर लीडर हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो उन्होंने कितना अच्छा इकदाम किया, आप इस बारे में क्या समझते हैं कि उन्होंने सिखों के लिए, सिख भाइयों के लिए अपनी मजहबी रसूमात अदा करने के लिए करतारपुर राहदारी को खोला और सिखों को रास्ता दिया, सिख भाइयों को, कि वो आए और अपनी मजहबी रसूमात अदा करें। तो इस हमारे लीडर इमरान खान के इकदामात को कैसे देखती हैं आप? मैं ब्राइट फ्यूचर देखती हूँ कि जितने हमारे यहाँ से वहां जाते हैं करतारपुर में, आपस में अपने थॉट्स एक्सचेंज करते हैं। और जो बरसों से बिछड़े हुए, जैसे एक भाई उधर रह गया, एक भाई भारत में है, उनको भी मिला दिया, तो कितनी अच्छी बात है। उनकी भी दुआएं लगती है सबको जिसने ये काम किया। तो मैं कहती हूँ बहुत अच्छा किया। और मेरा एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ना मैं क्रिटिसाइज करती हूँ ना कुछ करना है। जैसे लाइफ स्मूथ चल रही है चलती जाए और ये झगड़े खत्म हो जाए सबके। ठीक है, हमने इस बारे में भी आपकी राय जान ली। अच्छा, मैं एक और क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के लोगों को आपने कैसे पाया? वो अदब करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, किस तरह मेहनती हैं, या कौन सी चीज आप पाकिस्तान के लोगों में ज्यादा कोई देख रही हैं जो कि इंडिया के लोगों में नहीं है? और कौन सी चीज है कि जो पाकिस्तान के लोगों को अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए, पैदा करनी चाहिए? क्या नसीहत करेंगी ये, इस बारे में हमें बताइएगा। मैं तो सब एमिकेबल हैं, एक दूसरे से प्यार करने वाले हैं। जब हम गए थे तो हमें वेव करते थे, सत श्री अकाल बुलाते थे, घर में बुलाते थे आओ। बहुत अच्छा है, मेरे को तो कोई बुराई नहीं इसमें लगी। और बल्कि मीठा बोलते हैं, अदब है उनमें, फैमिली वैल्यूज हैं उनमें, सब कुछ है। बातें करने से ही पता चल जाता था कि
लोगों में कितना प्यार है, और उधर की चीजें मांगते थे, जैसे मंगलसूत्र, बिंदिया, कड़े जो हाथों में सिख लोग पहनते हैं। गुरुद्वारे के आसपास सभी यही मांगते थे, और हम लेके नहीं गए थे, हमें पता भी नहीं था कि वो फर्स्ट टाइम गए थे। और उसके आने के बाद मुझे पैरालिसिस हो गया, दोबारा जाने की मेरे को नहीं मिली, मोहलत ही नहीं मिली। और अब मैं जो होके आते उनके एक्सपीरियंस सुनती हूँ, उनसे बातें करती हूँ, जैसे आप लोगों से मेल मिलाप ऐसे। मुझे तो कोई इसमें फर्क नहीं लगा, या मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहती। सब अच्छे लोग हैं। जो तुम तुम्हें बस उस नजरिए से देखना है, नेगेटिविटी से देखोगे तो तुम्हें सब बुरे ही लगेंगे। हम गए जिस पर्पस के लिए थे, हमारा पर्पस सॉल्व हो गया, और हम सब आपस में प्यार से मिले जुले। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला। आपका एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज, आपकी बातें हमारे लिए एक नई बात सीखने को मिली। बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। जी नाजरीन, आज हमारे साथ इंडिया से सिख बरादरी से जिनका ताल्लुक है, एनिमेश्वर कौर, हमारे साथ मौजूद थी। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज, लाइफ जर्नी शेयर की। यकीनन आपने उनकी बातों से, उनके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मुझे और मेरे गेस्ट एनिमेश्वर कौर को इजाजत दीजिए। अगले शो में कैसे ही मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। मुझे और मेरे गेस्ट एनिमेश्वर कौर को इजाजत दीजिए। एनिमेश्वर कौर, लास्ट में आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ जी, मैं करना चाहूंगी कि जो बुकिश नॉलेज होती है उसका वो कुछ नहीं होती। जिंदगी में जो एक्सपीरियंस है ना, वो ज्यादा मायने रखते हैं। और टेक्निकल एजुकेशन लेनी बहुत जरूरी है, जिससे कोई बंदा भूखा नहीं रह सकता। हाथ से काम, छोटा कोई भी काम नहीं होता। छोटे से छोटा लेके आदमी कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। आप ये जो दुनिया के बड़े महान लोग हैं, वो भी कोई रातों रात अमीर नहीं बने, साइंटिस्ट नहीं बने। उन्होंने भी स्टेप बाय स्टेप सब कुछ किया है। कोई ऐसे नहीं, इजीली कोई काम नहीं होता इजी। सिर्फ तब इजी हो जाता है जब आपको दिलचस्पी हो, इंटरेस्ट हो। हर काम अपने आप सुलझने लगता है, सॉल्व होने लगता है। लगन रखो अपनी, और हमेशा मेहनत से मत घबराओ। कि लेबर जो होती है सबसे, आपको मालूम है, बाहरले देशों में लेबर को ज्यादा पैसे मिलते हैं, क्योंकि वो हाथ से कम करते हैं, उसकी ज्यादा वैल्यू है। हमारे यहाँ पे कोई काम करे ना करे छोटा, लेकिन वहां जाके सब कर लेते हैं। अगर वो यहाँ भी करते हो तो और तरक्की हो जाए, क्लीनलीनेस हो जाए। मतलब जो भी हमारे गंद पड़ा आसपास हमारे, वो भी साफ हो जाए। छोटी छोटी बातें, कूड़ा सड़क पे नहीं फेंकना, ये नहीं करना, डस्टबिन में फेंकना है। ऐसी छोटी छोटी बातें अगर उनको समझ आ जाए तो बड़ी बातें समझ आने में कोई देर नहीं लगती। और मैं यही कहूंगी, मेहनत करो और उसका फायदा होगा। और काम से जी ना चुराओ, आगे बढ़ो, एक्सेलसियर, बस। और ठीक है। पीछे की बातें भूल जाओ। कोई पीछे जो खट्टे मीठे अनुभव है उनको लेके नहीं बैठे रहो, वो जहन में रहते हैं, लेकिन उनको भूल के आगे काम करो, आगे बढ़ो।
ठीक है, ठीक है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही प्यारी बातें की आपने, बहुत ही खूबसूरत बातें की। इन पर अमल करके हम ज़रूर अपनी ज़िंदगी में बहुत बेहतरी ला सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। आखिर में मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया और अपना नॉलेज, एक्सपीरियंस शेयर किया। तो थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम, थैंक यू, वेलकम जी। सत श्री अकाल जी, सबको सलाम। जी, वालेकुम सलाम।